नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 23 मार्च 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, 2019 के लिए घोषित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? विच स्टेट हैज़ वन द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस्ड फॉर 2019? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये मिला है सिक्किम राज्य को। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। संजय पूरन सिंह चौहान को उनकी फिल्म 72 हुर्रे के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? हु हैज़ रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर फॉर 2019? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है मोर देन वन, एक से अधिक, क्योंकि पुरस्कार मिला है मनोज वाजपेयी को भी और साथ साथ में धनुष को भी। धनुष एंड मनोज वाजपेयी। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सेरेमनी का आयोजन 22 मार्च को हुआ। कोरोना वायरस महामारी के चलते यह सेरेमनी एक साल लेट हुई है। अभिनेता मनोज वाजपेयी को हिंदी फिल्म भोंसले और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार संजय सूरी की ए गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा को प्रदान किया गया है। 2019 के लिए ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? हु हैज़ रिसीव्ड द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर 2019? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये मिला है कंगना रनौत को। मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा दोनों मूवी के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। फिल्म जलीकट्टू को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया है। केसरी फिल्म के गाने तेरी मिट्टी के लिए बी प्राक को बेस्ट सिंगर का नेशनल अवार्ड दिया गया है। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म मरक्कर अरबिक्का डिलिनते सिम्हम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑस्कर 2021 अवार्ड्स के नामांकन की घोषणा किसके द्वारा की गई है? हु हैज़ अनाउंस्ड द नॉमिनेशन फॉर द ऑस्कर 2021 अवार्ड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। प्रियंका चोपड़ा और उनके हस्बैंड निक जोनास द्वारा। नामांकन की घोषणा 15 मार्च 2021 को ऑस्कर के आधिकारिक यूट्यूब पेज पर लंदन से सीधे प्रसारण में की गई। डेविड फिशनर के बायोग्राफिकल ड्रामा मैंक को 93वें अकादमी अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा 10 नामांकन मिले हैं। किस राज्य में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए समर अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है? इन विच स्टेट हैज़ इट बीन अनाउंस्ड टू स्टार्ट अ समर कैंपेन टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मालन्यूट्रिशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा झारखंड में। तो ये जो समर है, समर का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मालन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। अभियान का उद्देश्य एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करना और इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य के सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना है। दोस्तों, 67वीं यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी साल भर के करंट अफेयर्स को, यानी नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप मात्र 15 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ से। और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। देखिए कैसे। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जारी होता है। इसमें कुल 50 पीडीएफ मिलेगा। 12 महीने का 48 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो हर एक पीडीएफ में आपको लगभग 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में जारी होता है पीडीएफ केवल। ये इसका वीडियो जारी नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्सन का। इसमें आपको 12 महीने का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ में आपको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल समय लग गया इसमें भी 5 घंटे। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स आपको मंथली पीडीएफ मिलेगा, 14 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ और साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का। तो 22 मिनट लगेगा लगभग एक पीडीएफ में। तो इस प्रकार से इसमें भी लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, यानी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वीकली वाला इसमें 5 घंटे,
मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स, इसमें भी 5 घंटे, और बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसमें भी आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। कितना ऑथेंटिक है ये, इससे आप देख सकते हैं कि 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए हैं। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न आए हैं 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स के पीडीएफ से टैली हुए हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इस बार। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए आपको मात्र 600 रुपीज़ का एक बार वन टाइम पेमेंट करना है, और आपको सारे पीडीएफ, वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से पेमेंट करना है? बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रियंका में, और आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो नंबर दिया गया है 7366005556। गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सेमी नंबर है, निशा रानी के नाम से अकाउंट रहेगा गूगल पे पे। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेमी नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप सेमी नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर के विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग के विरुद्ध संघर्ष हेतु अभियान चलाती है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन जुलाई 2021 को अपना पद संभालेंगे और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है? ऑन विच रिवर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज बीइंग बिल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी पर। तस्वीर देखिए, इसी तरह से जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये ब्रिज होगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया जा रहा यह रेलवे पुल नदी तट से 359 मीटर ऊंचा होगा और पेरिस के सुप्रसिद्ध आईफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा होगा। एक बार निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह रेलवे पुल चीन की बीपन नदी पर निर्मित शुआईबाई रेलवे पुल, जिसका 275 मीटर ऊंचाई है, उसके रिकॉर्ड को भी ये तोड़ देगा। इसका निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था और कुल लागत है इसका 1250 करोड़ रुपये। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। वर्तमान में अंतर संसदीय संघ आईपीयू के अध्यक्ष कौन है? करेंटली हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है ड्यूवर्ट पचेको। ये पुर्तगाल के हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में पचेको ने भारतीय संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सांसदों को संबोधित किया। सांसदों को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में पुर्तगाल सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में सुधार प्रक्रिया और भारत को शामिल करने का समर्थन करता है। आईपीयू विश्व की विभिन्न राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जिसकी स्थापना 1889 में पेरिस में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। किस देश ने अपने पड़ोसी देश सोमालिया के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है? विच कंट्री हैज़ रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे ऑन मेरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट विथ इट्स नेबरिंग कंट्री सोमालिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केन्या। यहाँ मैप देखेंगे तो ये देश है सोमालिया, यहाँ है केन्या और ये जो प्लेस है ये कॉर्नर वाला प्लेस, यहीं पर विवाद है। सोमालिया और केन्या के बीच हिंद महासागर में समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद है। दोनों पड़ोसियों के बीच असहमति का मुख्य बिंदु वह दिशा है जिसमें हिंद महासागर में उनकी समुद्री सीमा का विस्तार होना चाहिए। सोमालिया का पक्ष है कि समुद्री सीमा का विस्तार उसी दिशा में होना चाहिए जिसमें सोमालिया की भू सीमा हिंद महासागर की ओर जाती है, यानी दक्षिण पूर्व की ओर, जबकि केन्या का पक्ष है कि समुद्री सीमा का निर्धारण भूमध्य रेखा के समानांतर किया जाना चाहिए। इस प्रकार विवाद से निर्मित एक त्रिकोणीय क्षेत्र बनता है जो लगभग 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर लंबा है।
मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने के लिए किस राज्य में पायलट परियोजना रिहैब शुरू किया गया है? इन विच स्टेट द पायलट प्रोजेक्ट रिहैब हैज बीन स्टार्टेड टू रिड्यूस द इंसिडेंट्स ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। तो जो रिहैब है, तो ये इस रिहैब का फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। यह क्षेत्र नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की परिधि पर स्थित है, जिसे मानव हाथी संघर्ष क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यह उद्यान पश्चिमी घाट में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ध्यान में रखिएगा कि नागरहोल नदी इस उद्यान से होकर बहती है, जो काबिनी नदी में जाकर मिलती है। काबिनी नदी नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बीच एक सीमा बनाती है। यह मानव बस्तियों में हाथियों के हमले को विफल करने के लिए मधुमक्खियों द्वारा निर्मित एक बाड़ बनाने का कार्यक्रम है। इस तरह से मधुमक्खियों का एक बाड़ बनाया जाएगा। मधुमक्खियों द्वारा निर्मित बाड़ के माध्यम से हाथियों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें रोका जा सकेगा। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अभी वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों में अवस्थित है। इसे वर्ष 2014-15 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्ष 2020 में भी यह न्यूज़ में था। इसने बीते 4 वर्षों में यानी 2014 से लेकर 2018 में बाघों की संख्या को दुगुना करने के लिए TX2 अवार्ड भी जीता था पिछली बार। यह ऊपरी गंगा के मैदान में तराई आर्क लैंडस्केप के हिस्से का निर्माण करता है। रिजर्व का उत्तरी छोर भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है, जबकि दक्षिण सीमा शारदा और खकरा नदी तक विस्तृत है। अभी न्यूज में क्या है? इस टाइगर रिजर्व में एक 5 वर्षीय बाघिन का शव प्राप्त हुआ है। गर्भपात की अधिकतम मंजूर समय सीमा मौजूदा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितने हफ्ते की गई है? द मैक्सिमम सैंक्शन टाइम लिमिट फॉर एबॉर्शन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम द करंट 20 वीक्स टू हाउ मेनी वीक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इसे 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। राज्यसभा ने 16 मार्च को गर्भ के चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया। लोकसभा ने पहले ही 17 मार्च 2020 को बिल पास कर दिया था। 20 सप्ताह में गर्भपात करना सुरक्षित नहीं था, इससे कई महिलाओं की मौत हो जाती थी, लेकिन 24 सप्ताह में गर्भपात करवाना ज़्यादा सुरक्षित होगा। इससे गर्भपात के दौरान होने वाली मौत होने की संभावनाएं घटेंगी। भादर बांध किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज भादर डैम लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये है गुजरात में। भादर नदी गुजरात में काठियावाड़ यानी सौराष्ट्र प्रायद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है। इसका उद्गम समुद्र तल से 261 मीटर की ऊंचाई पर राजकोट जिले के जसदान तालुका में हुआ है। यह सौराष्ट्र क्षेत्र से होकर बहती है और अंत में नवी बंदर यानी पोरबंदर के रास्ते अरब सागर में मिल जाती है, यानी ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ध्यान में रखिएगा। अभी न्यूज में क्यों है? केंद्रीय जल आयोग के बांध सुरक्षा संगठन ने भादर बांध, जो कि शेतरंजी बांध के बाद सौराष्ट्र क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, के जल द्वार, जो कि वर्ष 2015 की फ्लैश फ्लड में क्षतिग्रस्त हो गए थे, के प्रतिस्थापन की सिफारिश की है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्वॉर्ट्समैन टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एवर, क्योंकि इनका नाम है भवानी देवी। इन्होंने 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भवानी ने समायोजित आधिकारिक रैंकिंग AOR के आधार पर ओलंपिक क्वालिफिकेशन हासिल किया। भवानी देवी अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी हैं। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2020 रिपोर्ट, विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये है चाइना का शहर होटन। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विश्व के 106 देशों के PM 2.5 प्रदूषण के आंकड़ों पर आधारित है। चीन का होटन शहर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला आता है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से
22 शहरों के साथ भारत शीर्ष पर है और दिल्ली विश्व का 10वां सबसे प्रदूषित शहर और सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है किसी भी देश की। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा की गई स्टडी के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर सेना किस देश की है? अकॉर्डिंग टू अ स्टडी डन बाय द मिलिट्री अफेयर्स वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन। अध्ययन में कहा गया है कि बजट, सक्रिय एवं असक्रिय सैन्य कर्मियों की संख्या, वायु, समुद्री, जमीनी तथा परमाणु संसाधन, औसत वेतन और उपकरणों की संख्या समेत विभिन्न तथ्यों पर विचार करने के बाद सेना की ताकत सूचकांक तैयार किया गया है। सूचकांक में चीन 100 में से 82 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। वहीं सेना पर भारी भरकम राशि खर्च करने वाला अमेरिका 74 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरा स्थान मिला है रूस को और चौथे स्थान पर है भारत 61 पॉइंट्स के साथ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर पी। इसे टॉप किया है यूरोप का एक देश फिनलैंड। तो मैप में यूरोप को देखिए, ये फिनलैंड देश मिलेगा यहाँ पे आपको। इसके नेबरिंग कंट्रीज़ को देख लीजिए, यहाँ रसिया है, इधर डेनमार्क है, थोड़ी सी सीमा इसकी लगती है नॉर्वे के साथ भी, और ये वाटर बॉडीज़ को भी देख लीजिएगा, एटलस में इसको अच्छे से देखिएगा। दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। न्यूजीलैंड अकेला ऐसा गैर यूरोपीय देश है जिसने 10वें पायदान के साथ टॉप 10 में जगह बनाई है, यानी 10 में से टॉप 10 में से 9 देश यूरोप के हैं। अफगानिस्तान के लोग अपने जीवन से सबसे अधिक अप्रसन्न हैं और इसकी रैंकिंग रही है 149, सबसे लास्ट। भारत का जो रैंक रहा है वो रहा है 139, स्कोर रहा था भारत का 3.819। पिछले साल भारत 140वें स्थान पे था, तो एक स्थान का फायदा हुआ है। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? बैकाल झील किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द लेक बैकाल लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये है रूस में। बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। इस झील की गहराई 1637 मीटर यानी फीट में देखेंगे तो 5369 फीट है, जो कि 1 मील से भी अधिक होती है। इस झील में दुनिया का मीठे पानी का 20% हिस्सा पाया जाता है, यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। न्यूज़ में क्यों है? रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप बैकाल GVD लगाया है। इस टेलीस्कोप को साल 2015 से बनाया जा रहा था। इसका काम है न्यूट्रिनोस का पता लगाना। न्यूट्रिनोस दुनिया के सबसे छोटे कण होते हैं, इनकी निगरानी करना या इनकी मात्रा जानना बेहद कठिन काम है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? When is नेशनल इम्यूनाइजेशन डे सेलिब्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 16 मार्च को। कोरोना महामारी ने एक बार फिर हमें वैक्सीनेशन का महत्व बताया है। इस वर्ष के राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जिसे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या नेशनल वैक्सीनेशन डे भी कहा जाता है, का विषय पोलियो उन्मूलन और वर्तमान कोविड-19 खतरा है। SARS-CoV-2 वायरस को मिटाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है, आप सभी जान रहे हैं। दुनिया भर में चलाए गए व्यापक टीकाकरण अभियान की वजह से ही आज चेचक, खसरा, टेटनस जैसे अत्यधिक संक्रामक और खतरनाक बीमारियां खत्म हो चुकी हैं। इसी दिन भारत में साल 1995 में मुंह के जरिए पोलियो वैक्सीनेशन की पहली खुराक दी गई थी, 16 मार्च 1995 को, और इसीलिए यह दिन खास है। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया था। किस क्रिकेटर को ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन के लिए SJA ब्रिटिश खेल पत्रकारिता 2020 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया? विच क्रिकेटर वाज एडजस्टेड द बेस्ट पंडित एट द SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म 2020 अवार्ड्स फॉर हिज सपोर्ट फॉर द ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनका नाम है माइकल होल्डिंग। 1970-80 के दशक के वेस्टइंडीज़ के भयभीत करने वाले तेज गेंदबाज हैं ये माइकल होल्डिंग। इन्होंने पिछले साल इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच सीरीज के दौरान नक्सलवाद के खिलाफ मजबूत संदेश दिया था। इन्होंने कहा था कि अश्वेतों के योगदान को इतिहास से उन लोगों ने हटा दिया है जिन्होंने ऐसा इतिहास लिखा है। ये 1970-80 दशक के काफ़ी खतरनाक तेज गेंदबाज थे, खासकर बाउंसर के लिए ये काफ़ी कुख्यात थे। 2018 में उद्घाटन से अब तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग कितनी हो चुकी है? व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
since its inauguration in 2018? The right answer is ऑप्शन नंबर बी, 50 लाख को संख्या पार कर गई है। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। स्वतंत्र भारत में 560 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है, इसीलिए इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, और ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू है। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर सरकार 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सिंगापुर एशिया के सबसे बड़े कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है, इसलिए इसने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फोटोवोल्विक फ्लोटिंग फार्म विकसित करने की योजना के तहत जोहोर स्टेट में सिंगापुर के तट में हजारों सौर पैनल लगाने का निर्णय किया है। लगभग 13,000 पैनलों को सीबेड में लगाया जा रहा है और ये लगभग 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इनका नाम है सामिया सुलहू हसन। यही है। 19 मार्च को इतिहास रचते हुए तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने शपथ लिया। तंजानिया के वर्तमान राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का हाल ही में निधन हो गया। तंजानिया के संविधान के अनुसार 61 साल की उपराष्ट्रपति हसन राष्ट्रपति के बचे हुए 5 साल के कार्यकाल के लिए पद संभालेंगी। किस राज्य सरकार ने सभी परिवारों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना शुरू करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम फॉर ऑल फैमिलीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक इस योजना की शुरुआत 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर की जाएगी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवारों को मुफ्त बीमा कवर दिया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ रिसेंटली बिकम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर सरपासिंग सऊदी अरेबिया। विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इराक। इराक अभी भी भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता है। 5 महीने के निचले स्तर पर तेल खरीद में 23% की गिरावट के बावजूद इराक ने 8,67,500 BPD के साथ अपनी स्थिति टॉप पर बनाए रखी है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका, जो कि विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, से भारत का आयात फरवरी में बीते माह की तुलना में 48% बढ़कर 5,45,300 बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है। यह भारत के कुल आयात का 14% है। इसके विपरीत सऊदी अरब से फरवरी माह में कुल तेल आयात बीते माह की तुलना में 42% कम होकर एक दशक के निचले स्तर तकरीबन 4,45,200 बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गया था। रणथंभौर बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द रणथंभौर टाइगर सेंचुरी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये है राजस्थान में। यह अभयारण्य राजस्थान के पूर्वी भाग में करौली और सवाई माधोपुर जिले में अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। इसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई मानसिंह और कैला देवी अभयारण्य शामिल है। यह रणनीतिक रूप से अभयारण्य के भीतर 700 मीटर ऊंची एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और माना जाता है कि इसे 944 ईस्वी में चौहान शासक द्वारा बनाया गया था। यह कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य के कुछ हिस्सों, चंबल के दुर्लभ निवास स्थानों और श्योपुर वन क्षेत्र के माध्यम से कूनो पालपुर लैंडस्केप से जुड़ा है। चंबल की सहायक नदियां बाघों को कूनो नेशनल पार्क की ओर ले जाने के लिए आसान मार्ग प्रदान करती है। न्यूज़ में क्यों है? 6 बाघों के लापता होने के कारण यह अभयारण्य अभी वर्तमान में चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? विच कैंपेन
has been launched by the United Nations Development Program UNDP to address issues associated with women's livelihoods and entrepreneurship in rural India. The right answer is option number C. इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है सही दिशा। यह अभियान उन मुद्दों और बाधाओं को रेखांकित करता है जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के रोजगार एवं आजीविका तक पहुंचने के अवसरों को प्रभावित करते हैं और बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके तहत ऐसे उद्यम स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा जो महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सके। सही दिशा अभियान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और आईकिया फाउंडेशन के बीच 5 साल का सहयोग है और दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कौशल एवं परामर्श सेवाओं के माध्यम से तकरीबन 10 लाख महिलाओं को रोजगार और आजीविका के अवसरों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार का नाम क्या था जिसने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु हैज़ रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इनका नाम था पीके सिन्हा। पीएमओ ज्वाइन करने से पहले 1977 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी आईएएस के इतिहास में सिर्फ एक ही ऐसे अधिकारी थे जिन्हें इस सेवा के शीर्ष पद कैबिनेट सचिव के पद पर 3 बार एक्सटेंशन दिया गया था। बाद में सिन्हा को पीएमओ में समायोजित करने के लिए विशेष रूप से पीएम के प्रमुख सलाहकार का नया पद सृजित किया गया था। ये प्रमुख सचिव पीके मिश्रा और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को विशेष रूप से आवंटित किए गए मामलों के अलावा सभी मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों, निकायों से संबंधित नीतिगत मुद्दों और मामलों को देखते थे। तो ये जो पीके मिश्रा हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम मोदी। वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब है काबूस बिन सैद अल सैद। संस्कृति मंत्रालय ने 22 मार्च 2021 को गांधी शांति पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। पिछले 2 सालों के लिए गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 2019 का गांधी शांति पुरस्कार भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने और खाड़ी क्षेत्रों में शांति तथा अहिंसा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को मान्यता देने के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को प्रदान किया जा रहा है। 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाएगा। तो साल को ध्यान में रखिएगा। 2020 पूछे तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। 2019 पूछे तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में तो सूचना आपको दी ही गई है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की जा रही है। अंतिम प्रश्न है, दिसंबर 2020 में समाप्त तिमाही के लिए नवीनतम वैश्विक घर मूल्य सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लेटेस्ट ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स फॉर द क्वार्टर एंडेड दिसंबर 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। भारत की रैंक है 56, सबसे लास्ट पोजीशन। एक साल पहले अपनी 43वीं रैंक के मुकाबले 13 स्थान नीचे इस बार रहा है रैंक। नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस पावर इंडेक्स में दर्शाया गया है कि भारत 2020 में चौथी तिमाही के दौरान सबसे कमज़ोर प्रदर्शन करने वाला देश था, जिनकी घरेलू कीमतों में वृद्धि तो छोड़ दीजिए, गिरावट हुई है 3.6% की गिरावट। उसके बाद सेकेंड लास्ट पोजीशन पे रहा है मोरक्को, जहाँ पर 3.3% की गिरावट देखी गई है। टॉप रैंक रहा है तुर्की, जहाँ पर घर की कीमतों में 30.3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। सेकेंड रैंक पे रहा है न्यूजीलैंड और थर्ड पे स्लोवाकिया। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।